हमारा आज का टॉपिक है कैंसर। जो कैंसर डिजीज होती है वो कैसे होती है, उसके टाइप क्या होते हैं, वो सब आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए कैंसर क्या है। कैंसर का मतलब होता है अगर कोई सेल है और उस सेल के अंदर अनकंट्रोल्ड, अनडिफरेंशिएटेड, एबनॉर्मल डिवीजन होने लग जाए, मतलब अनियंत्रित रूप से अविभेदित और असाधारण प्रकार का समसूत्र विभाजन होने लग जाए, तो वो कोशिका क्या होगी, लगातार विभाजन करती है, कंटिन्यूसली डिवीजन करती है और एक ग्रुप बना लेती है। उसको हम बोलते हैं ट्यूमर। ठीक है, तो ये जो ट्यूमर होती है या ये जो गांठ होती है वही कैंसर कहलाता है। इसको न्यूप्लाज्मा भी बोलते हैं, मतलब वो जो सेल होती है उसके अंदर न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, गांठ बन गई है ना, उसको हमने एक टर्म दे दी है नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर नियोप्लाज्मा बोल दिया, या उस गांठ को हमने ट्यूमर बोल दिया। ये सारी चीजें एक ही है, इसको हम कैंसर कहते हैं। तो कैंसर क्या हुआ, कैंसर एक नॉर्मल सेल थी बेचारी, वो चुपचाप अपना नॉर्मल डिवीजन कर रही थी, लेकिन अचानक से कुछ ऐसे फैक्टर उसके ऊपर इफेक्ट किए, उसकी वजह से वो सेल नॉर्मल डिवीजन ना करके एब नॉर्मल डिवीजन कर रही है, अनडिफ्रेंशिएट हो गई है, अनकंट्रोल्ड हो गई है। अब उसको कंट्रोल करना मुश्किल है, मतलब वो विभाजन करती ही रहेगी, लगातार डिवीजन होता ही रहेगा उसके अंदर। वही जो स्टेट होती है उसको हम कैंसर कहते हैं। और उस सेल के पास में जो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी होती है वो हो जाती है लॉस। तो यहाँ लिखा है लॉस कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी। ये एनसीईआरटी की लाइन है कि एक सेल, नॉर्मल सेल क्या करती है ना, अगर सोचो अगर किसी सेल के पास में, उसके पास में रिसेप्टर होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर, तो उसको मालूम चल जाता है कि जो अंदर आने वाला फॉरेन पार्टिकल है उसकी वजह से उसमें जो है वो चेंजेस आ जाएंगे। तो वो क्या करती है, उस जो फॉरेन पार्टिकल होता है उसकी वजह से जो भी उसमें केमिकल चेंजेस आएंगे उसकी इन्फॉर्मेशन वो पास वाली सेल को देती है। ठीक है, लेकिन जब कैंसर हो जाता है तो उसकी जो ये इन्फॉर्मेशन है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन वाली, ठीक है ना, जैसे ही वो कांटेक्ट करेगा कोई, तो वो जो इनहिबिशन वाली प्रॉपर्टी होती है वो खत्म हो जाती है उस सेल की, तो वो इनहिबिट नहीं कर पाती उसको। ठीक है, तो इनहिबिट नहीं कर पाएगी, अवरुद्ध नहीं कर पाएगी, तो उसके अंदर अपने आप क्या हो जाएगा, ये लगातार कंटिन्यूसली डिवीजन हो जाएगा। तो अगर उस सेल के पास में जो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन है वो प्रॉपर्टी लॉस हो गई है और उसकी वजह से उसमें एबनॉर्मल डिवीजन हो रहा है, अनडिफरेंशिएटेड हो गई है वो और अनकंट्रोल हो गई है, तो हम बोलेंगे कि वो सेल किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ट्यूमर में। और यही चीज क्या कहलाती है, कैंसर कहलाती है। अब देखिए कैंसर के हम टाइप पढ़ते हैं, हमारे कोर्स के अंदर टाइप दे रखे हैं। तो टाइप होते हैं दो, कौन कौन से, एक होता है जिसको हम बोलेंगे बिनाइन ट्यूमर, एक हो जाएगा बिनाइन ट्यूमर और दूसरा हो जाएगा मैलिग्नेंट ट्यूमर। अब ये दोनों होते क्या है, देखो बिनाइन ट्यूमर का मतलब होता है कि जो हम यहाँ पर जो भी डेफिनेशन पढ़ी थी, कोई सेल जो है वो लगातार कंटिन्यूसली डिवाइड होकर के एक ग्रुप बना दिया है, गांठ बन गई है, उसमें ट्यूमर बन गया है, और उस ट्यूमर के ऊपर एक कैप्सूल बन जाए। क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, ये कैप्सुलेटेड, देखो ये कैप्सूल बन गया है। तो उस कैप्सूल से क्या होगा कि ये जो यहाँ ग्रुप ऑफ सेल है ये यहीं पर रहेगी, ये उस जगह से किसी दूसरे स्थान पर, किसी दूसरे प्लेस पर ट्रांसफर नहीं होगी, जहां पर ये गांठ बनी है वहीं पर रहेगी। तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे बिनाइन ट्यूमर। ये नॉन मेटास्टेटिक होता है, नॉन मेलिग्नेंट होता है, नॉन इन्वेजिव होता है और नॉन कैंसरस होता है। तो बिनाइन ट्यूमर क्या होता है, देखो बिनाइन ट्यूमर के अंदर एक सेल थी, उसमें ग्रुप बन गया, उसका कंटिन्यूसली डिवीजन हो गया और उसकी वजह से उसने वहाँ पर गांठ बना ली है। अब वो गांठ जहाँ पर बनी है वहीं पर रहेगी, ऐसा नहीं कि यहाँ बनी है फिर वहाँ से वहाँ चली जाएगी, ऐसा ट्रांसफर नहीं होती है, एक ही जगह पर रहती है। और उसके ऊपर वहीं एक ही जगह पर रहने की जो मेन कॉज था, मेन वजह थी, वो क्या थी, क्योंकि उसके ऊपर क्या बन गया है, कैप्सूल बन गया है। ये देखो ये कैप्सूल बन गया है इस गांठ के ऊपर, तो ये वहीं रहती है, ट्रांसफर नहीं होती, इसलिए नॉन मेलिग्नेंट बोलेंगे, नॉन मेटास्टेटिक होगा, नॉन इन्वेजन होता है, नॉन कैंसरस होती है, कैंसर फैलाती नहीं है, जहाँ हुई है वहीं पर होगी। तो इसको हम आराम से काट करके और फिर उसको सेपरेट करके इंसान को ठीक कर सकते हैं, कैंसर ठीक हो जाता है। तो बिनाइन ट्यूमर ट्रांसफर नहीं होता है, जहाँ होगा, जहाँ पर ये होगा वहीं पर रहेगा, आगे ट्रांसफर नहीं होगा, किसी दूसरे प्लेस पर नहीं जाएगा। सेकेंड होता है मेलिग्नेंट ट्यूमर। मेलिग्नेंट ट्यूमर, देखो मेलिग्नेंट जो नाम होता है ना उसका मतलब होता है हार्मफुल, तो ये हार्मफुल कैंसर करेगा यहाँ पर। अब ये कैसे होता है, देखो
इसको हम ट्यूमर इन्वेजिव या कैंसरस या मेटास्टेटिक ट्यूमर भी बोलते हैं। अब मेटास्टेटिक का मतलब क्या होता है? देखो सोचो, मैंने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाया है, ये एपिथेलियल टिश्यू है, और ये एपिथेलियल टिश्यू के जस्ट नीचे की तरफ एक लाइन है, बेसल लैमिना हो गया यहाँ पे, और ये नीचे कनेक्टिव टिश्यू आ जाएगा पूरा। यहाँ पर ये जो रेड डॉट बनाया है, ये सोचो कि कोई एक ग्रुप ऑफ सेल है जिसको हमने ट्यूमर बोला है। अब इस ट्यूमर के अंदर से जो ये सेल थी यहाँ पे, ये ट्यूमर ये यहाँ हो गया है सोचो, ठीक है। और अब यहाँ से कोई पोर्शन टूट करके सेपरेट होकर के और ब्लड या फिर लिम्फ के साथ में ज्वाइंट हो जाएगा, और वो कैपिलरी के थ्रू दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाएगा। तो जहाँ पर भी वो ट्रांसफर होगा वहाँ पर उसकी सेकेंडरी ग्रोथ होगी। तो एक यहाँ पर तो था ही, और यहाँ से सेपरेट हुआ उसका कोई पोर्शन, और वो ट्रांसफर हो गया ब्लड के या लिम्फ के थ्रू किसी दूसरी प्लेस पर, और वहाँ जाकर उसने वापस क्या कर दिया है, नई ट्यूमर बना दी है। तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे मैलिग्नेंट। तो ये जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है, सेकेंडरी ग्रोथ से जो ट्यूमर बन रहा है वो मैलिग्नेंट ट्यूमर हो जाएगा, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं मेटास्टेटिक ट्यूमर। ये मेटास्टेटिक हो जाता है, ठीक है ना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर गया है, वो सेकेंडरी ग्रोथ से वो डेवलप हो रहा है। तो देखो दो चीज़ें हैं ट्यूमर की, हमें क्या समझना है, एक जहाँ पर वो ट्यूमर बनता है वहीं रहेगा, और उसको हम काट करके और सेपरेट कर सकते हैं ऑपरेशन के थ्रू, सर्जरी के थ्रू। मैलिग्नेंट ट्यूमर जहाँ बना था वहाँ तो रहेगा, लेकिन उसके साथ में ही वो दूसरी जगह भी ब्लड और लिम्फ के थ्रू जाएगा और वहाँ पर भी कैंसर फैलाएगा। वो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है। इसका कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तुमने एक पोर्शन को हटाया, दूसरी दिन देखा तो दूसरी जगह से कोई कैंसर के सिम्टम्स आ रहे थे, दूसरा प्लेस जो है वो इन्फेक्टेड हो गया। तो ये मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है वो हार्मफुल होता है, इसलिए यहाँ लिखा है मैंने हार्मफुल। तो पहले तो ये दोनों चीज़ें समझ जानी है अच्छे तरीके से कि बिनाइन ट्यूमर क्या होता है और मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है। ये दोनों समझ गए। अब हम इसके टाइप पढ़ते हैं। देखो, बिनाइन ट्यूमर का मतलब जहाँ पर वो था वहीं रहेगा। तो इसमें हम बात करते हैं तीन ट्यूमर की, तीन जो कैंसर होते हैं वो। एक होता है ऑस्टियोमा। ऑस्टियोमा देखो, ऑस्टियोमा नाम से मालूम चल रहा है कि ये बोन से रिलेटेड है। तो ऑस्टियोमा का मतलब होता है बोन ट्यूमर। फिर होता है मायोमा। मायो का मतलब होता है मसल ट्यूमर। फिर थर्ड होता है लिम्फोमा। लिम्फोमा का मतलब होता है लिम्फ नोड ट्यूमर। तीन ट्यूमर है, तीनों ही ट्यूमर जो है वो हमको याद रखने हैं बिनाइन ट्यूमर के अंदर। ये कैंसर के टाइप है, ठीक है ना, ये कैंसर ही है यहाँ पे। जैसे ऑस्टियोमा कैंसर, मायोमा या लिम्फोमा क्या होता है, तो ये बिनाइन ट्यूमर या बिनाइन कैंसर का फॉर्म है, जिसमें बोन में कैंसर हो जाएगा या मसल्स में कैंसर हो जाएगा या फिर लिम्फ नोड में कैंसर हो जाएगा। तो ये बिनाइन का यहाँ फॉर्म आ जाएगी। दूसरा होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। देखो, मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है कैसे होता है वो समझ में आ गया अपन को कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा वो। अब मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है वो तीन टाइप का होता है, ठीक है। वो उस ओरिजिन जो होती है उसकी, उसके अकॉर्डिंग हम देखें, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन तीन टाइप का यहाँ पर हो जाएगा। कौन सा? एक तो हो जाएगा एपिथेलियल मेम्ब्रेन। सोचो, जहाँ पर वो उसकी ओरिजिन हुई थी वो कोई एपिथेलियल मेम्ब्रेन थी। एपिथेलियल मेम्ब्रेन कोई भी हो सकती है, किसी भी पार्ट की हो सकती है ना। सेकेंड हो जाएगा टिश्यू एंड मसल्स। हो सकता है जहाँ ट्यूमर बनी थी वो पहले टिश्यू हो या कोई मसल्स हो, या फिर वो ब्लड में बना हो, कनेक्टिंग टिश्यू के अंदर बन गया हो, ब्लड में बन गया हो। तो हम जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है उसके तीन टाइप पढ़ते हैं कि उसकी ओरिजिन कहाँ हुई है उस ट्यूमर की। तो यह हो सकता है एपिथेलियल मेम्ब्रेन में उसकी ओरिजिन हुई हो सकता है टिश्यू या फिर मसल्स के अंदर उसकी ओरिजिन हुई हो, या हो सकता है ब्लड कैंसर में उसकी ओरिजिन हुई हो। तो अब ये तीन टाइप के यहाँ पर कैंसर हो जाएंगे मैलिग्नेंट के। और वो तीनों टाइप का नाम क्या होता है? एक होता है कार्सिनोमा। ये कार्सिनोमा जो है वो मैक्सिमम, अगर हम कैंसर देखते हैं तो मैलिग्नेंट के अंदर 85% कार्सिनोमा होता है। कार्सिनोमा का मतलब क्या? एपिथेलियल मेम्ब्रेन के अंदर उसकी ओरिजिन हुई है ट्यूमर की, और वहां से वो टूट करके कहीं पे भी जा रहा है। अब कार्सिनोमा में भी बहुत सारे अलग अलग टाइप है, जैसे ब्रेन कार्सिनोमा। ब्रेन कार्सिनोमा का मतलब ब्रेन की जो एपिथेलियल टिश्यू है वहां पर मैलिग्नेंट टिश्यू बना है। फिर ओरल कार्सिनोमा, ठीक है, ओरल में हो गया। गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, कोलन कार्सिनोमा, ब्रेस्ट कार्सिनोमा, सर्विकल कार्सिनोमा, लंग कार्सिनोमा, एडिनो कार्सिनोमा, प्रोस्टेट कार्सिनोमा, मेलेनोमा कार्सिनोमा। तो ये कार्सिनोमा का, मेलेनोमा भी कार्सिनोमा का ही एक टाइप होता है। मेलेनोसाइट्स जो सेल होती है उसमें एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, अनडिफरेंशिएट हो जाती है, कंटिन्यूसली डिवीजन हो जाता है, तो उसको हम मेलेनोमा बोलेंगे। अब हमको क्या याद करना है? हमको याद करना है मैक्सिमम परसेंटेज। अगर हम बात करें मैलिग्नेंट ट्यूमर की तो वो कौन सा कैंसर होगा? फर्स्ट कार्सिनोमा होगा। कितना परसेंटेज होता है? 85% होता है। अब उस कार्सिनोमा जो कैंसर है उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो किस टाइप का कैंसर होगा? तो हम कहते हैं कि इसके अंदर अगर हम वर्ल्ड वाइड देखते हैं तो ब्रेस्ट कैंसर,
और प्रोस्टेट कैंसर सबसे ज़्यादा दिखता है। फीमेल के अंदर ब्रेस्ट कैंसर होता है और मेल में प्रोस्टेट कैंसर जो है वो हमको ज़्यादा दिखेगा। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर भी तंबाकू खाने वाले खूब होते हैं, तो तंबाकू खाएंगे तो ओरल कैंसर होगा, और वो भी मेल के अंदर। तो मेल में ओरल कैंसर होता है इंडिया में, और फीमेल के अंदर सर्वाइकल कैंसर होता है। ठीक है, ये फीमेल में होता है, तो इतना दिमाग में रखना है। तीसरी चीज कार्सिनोमा में और क्या पढ़ना है, देखो कार्सिनोमा के अंदर पढ़ना है कि जो लंग कैंसर है, अगर हम टोटल लंग कैंसर की बात करें तो इंडिया के अंदर 31.1% तो मेल लंग कैंसर से इन्फेक्टेड होते हैं, और 25% जो है वो फीमेल इन्फेक्टेड हो जाती है, और उसकी वजह से लोगों की मौत होती है। तो 31% मेल और 25% फीमेल की अगर डेथ है तो वो लंग कैंसर से हो रही है। ये इंडिया का रेशो है। ठीक है, तो ये हमको दिमाग में रखना है कार्सिनोमा का। कार्सिनोमा का मतलब क्या है, एपिथेलियल टिश्यू के अंदर मैलिग्नेंसी हो रही है, मैलिग्नेंट ट्यूमर बन रहा है जो ट्रांसफर होकर के दूसरी जगह पर भी कैंसर को फैला रहा है। कार्सिनोमा हो जाएगा इसका पहला टाइप। सेकेंड टाइप जो है देखो, टिश्यू और मसल्स के अकॉर्डिंग जहां ओरिजिन हुई थी मैलिग्नेंट ट्यूमर की, वो क्या हो सकता है, टिश्यू हो सकता है या फिर मसल्स हो सकती है। तो उसको हमने नाम दिया है यहाँ पर सार्कोमा। सार्कोमा जो है वो क्या है, सार्कोमा मैलिग्नेंट ट्यूमर का दूसरा टाइप है, जिसको हमको बता रहा है कि इसकी ओरिजिन हो सकता है ट्यूमर, हो सकता है टिश्यू में हुई है, या हो सकता है किसी मसल्स के अंदर हुई है। इसमें भी देखो ऑस्टियोसार्कोमा, नाम से मालूम चल रहा है, ऑस्टियो का मतलब क्या है, बोन, कि अगर बोन की टिश्यू में या बोन के अंदर जो है वो अगर कैंसर हो गया। मायोसार्कोमा का मतलब क्या है यहाँ पे, अगर मसल्स के टिश्यू में अगर कैंसर हो गया है या मैलिग्नेंट ट्यूमर बन गया है। लिम्फोसार्कोमा का मतलब क्या हो गया, कि अगर लिम्फ के अंदर मैलिग्नेंट ट्यूमर बन गया है। अब यहाँ पर वापस कंफ्यूजन होगा, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर बात की थी ऑस्टियोमा, मायोमा और लिम्फोमा, और यहाँ वापस बात कर रहे हैं हम ऑस्टियोसार्कोमा, मायोसार्कोमा और लिम्फोसार्कोमा। इसमें क्या डिफरेंस है, देखो ऑस्टियोमा, मायोमा और लिम्फोमा ये तीनों बिनाइन ट्यूमर के पार्ट है, मतलब ये जहां होगा वहीं रहेगा। सोचो किसी में ऑस्टियोमा हो गया तो मतलब उसके अंदर बोन कैंसर है, लेकिन वो बोन कैंसर किसी दूसरी जगह पर जाकर के उसको कैंसर, वहां पर कैंसर नहीं करेगा, वो उसी पर्टिकुलर बोन के फिक्स एरिया में ही रहेगा। लेकिन अगर सोचो उसको ऑस्टियोसार्कोमा हो गया तो उस बोन की जो टिश्यू है उसमें कैंसर हुआ है, लेकिन वो बोन की टिश्यू से वो कैंसर वापस जा करके ट्रांसफर हो सकता है और दूसरी बोन को या दूसरी प्लेस में जा करके वापस वहाँ कैंसर कर सकता है। तो ये ट्रांसफरेबल है और ये नॉन ट्रांसफरेबल है ना। ये जो है इसके अंदर हम कहते हैं नॉन मेलिग्नेंट यहाँ पर है, और ये मेलिग्नेंसी यहाँ पर पाई जाती है। तो ये हमको याद रखना है, ऑस्टियोसार्कोमा, मायोसार्कोमा और लिम्फोसार्कोमा जो है वो टिश्यू या फिर मसल्स के अंदर होने वाली मेलिग्नेंट ट्यूमर है, जिसको हमने सार्कोमा बोला है। थर्ड टाइप हो जाएगा ल्यूकोसाइट कैंसर या फिर ल्यूकेमिया, इसको हम ब्लड कैंसर भी बोलते हैं। थर्ड टाइप हो जाएगा ब्लड कैंसर। ये थर्ड टाइप किसका है, मेलिग्नेंट ट्यूमर का थर्ड टाइप है। देखो इसके अंदर देखो एक चीज हो जिसको हम बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं CML, क्रोनिकल या क्रोनिक माइलोजिनस ल्यूकेमिया, CML। ये क्या होता है, देखो हमने जब म्यूटेशन हम पढ़ते हैं, क्रोमोसोमल म्यूटेशन पढ़ते हैं, तो उसके अंदर जो स्ट्रक्चरल म्यूटेशन होता है उसमें एक टाइप होता है रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल जो यहाँ पर म्यूटेशन है, जो क्रोमोसोमल म्यूटेशन होता है उसके अंदर रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन होता है ना। ट्रांसलोकेशन एक टाइप होता है, जैसे डिलीशन, ट्रांसलोकेशन। तो ये ट्रांसलोकेशन में एक रेसिप्रोकल होता है, जिसमें क्या होता है कि अगर क्रोमोसोम नंबर 9 और क्रोमोसोम नंबर 22 जो है वो फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम होता है, तो 9 और 22 जो है वो आपस में क्या कर ले, एक्सचेंज कर लेते हैं अपने क्रोमोसोम को, जो क्रोमोसोम का जो पार्ट होता है उसको, तो उसको हम रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन बोलेंगे। और ये चीज़ जो है वो क्रोनिक माइलोजिनस ल्यूकेमिया जो है, इसको हम CML शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, वो डिजीज हो जाती है। ये ब्लड कैंसर है। एक होती है बुर्किट्स लिम्फोमा, ये भी रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन में ही होता है, इसमें क्रोमोसोम नंबर 8 और क्रोमोसोम नंबर 14 जो है वो यहाँ पर एक्सचेंज हो रहे हैं। ये चीज़ याद रखना है, बुर्किट्स लिम्फोमा के अंदर पूछते नहीं है, लेकिन हाँ CML के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है कि CML जो है वो किसका टाइप है, एपिथेलियल मेम्ब्रेन में होने वाला या टिश्यू में या ब्लड कैंसर का। तो हमको बताना है ब्लड कैंसर का टाइप है, और ये तीनों किसके टाइप है, मैलिग्नेंट ट्यूमर के टाइप है। ठीक है, तो ये दिमाग में रखना है, ये हो जाएगा कैंसर के अंदर। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने सिर्फ कैंसर की डेफिनेशन और कैंसर के टाइप के बारे में पढ़ा है कि वो क्या होता है। तो कैंसर की डेफिनेशन तो क्या हो जाएगी, ये वाली, अनकंट्रोल अनडिफरेंशिएटेड एबनॉर्मल डिवीजन एंड लॉस कांटेक्ट
इनहिबिशन प्रॉपर्टी। तो ये जो चीज़ हो जाएगी वो डेफिनेशन है, ऑन्कोलॉजी इसकी स्टडी है, नियोप्लाज्म कंडीशन बन जाती है या फिर ट्यूमर बन जाता है। 2 टाइप के ट्यूमर बन जाते हैं, बिनाइन और मेलिग्नेंट। बिनाइन ट्यूमर के 3 टाइप हमने पढ़ लिए हैं, ये एक ही जगह रहता है। मेलिग्नेंट ट्यूमर जो है उसके वापस 3 टाइप पढ़ लिए हैं, और तीनों टाइप के अंदर हमने क्या पढ़ा कि वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकता है और सेकेंडरी ग्रोथ हो सकती है। और ये सेकेंडरी ग्रोथ होती है, इसीलिए हमने इसको बोला है मेटास्टेटिक ट्यूमर। एक से ज़्यादा जगह पर जाकर के वो ट्यूमर फैलाएगा या फिर जो गांठ है वो बनाएगा। तो ये सारे के सारे हमने टाइप्स पढ़ लिए। अब हम बात करेंगे कॉजेज ऑफ कैंसर के बारे में, और फिर उसके बाद करेंगे हम कैंसर के कॉज क्या होते हैं। तो देखिए, कैंसर के कॉज में सबसे पहली चीज़ हमें ये समझनी है कि एक नॉर्मल सेल है। माना कि ये कोई सेल है, अब उस सेल के अंदर एक नॉर्मल डिवीजन होता है, तो 1 से 2 सेल बन जाती है। उस टाइम पर उस सेल के अंदर 2 चीज़ें काम करती है। एक मैंने लिखा है POG, इसका मतलब होता है प्रोटो ऑन्कोजिन, और एक होता है TSG, इसका मतलब होता है ट्यूमर सप्रेसर जीन। अब कोई भी एक सेल है, जब वो सेल डिवीजन करेगी तब स्टार्टिंग में POG जो है वो होता है एक्टिव और TSG इनएक्टिव होता है। अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूँ तो ये एक्टिव है और ये इनएक्टिव है। तो एक्टिव होगा तो ये प्रोटो ऑन्कोजिन क्या करता है, सेल डिवीजन को कंट्रोल करता है कि सेल डिवीजन जो है वो अपनी एक पर्टिकुलर जो सेल साइकिल है उसके अनुसार होना चाहिए। तो सेल से जो है वो डिवीजन हो जाएगा, उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, POG, प्रोटो ऑन्कोजिन उसको कंट्रोल कर रहा है, या उसको हम सेल्यूलर ऑन्कोजिन भी कह सकते हैं। तो इसका काम होता है सेल डिवीजन को कंट्रोल करना। ये सेल डिवीजन के स्टार्टिंग में एक्टिव होता है और ये स्टार्टिंग के अंदर इनएक्टिव होता है। इसका मतलब होता है ट्यूमर सप्रेसर जीन। इसका क्या काम है, कुछ काम है नहीं अभी स्टार्टिंग के अंदर। जब नॉर्मल सेल डिवीजन होगी तो इसका कोई काम नहीं होता है। लेकिन जब हम सेल डिवीजन की बाद में बात करते हैं, तो जब लास्ट एंडिंग होती है सेल डिवीजन की, तब ये POG जो है वो तो हो जाएगा इनएक्टिव, ये तो हो जाएगा इनएक्टिव, और ट्यूमर सप्रेसर जीन जो है वो हो जाएगा एक्टिव नॉर्मल सेल के अंदर। तो उस टाइम पे क्या होगा, ये ट्यूमर सप्रेसर जीन जब लास्ट में एक्टिव हो जाता है तब ये सप्रेस करता है किसी भी ट्यूमर को बनने से, या जो सेल का जो इरेगुलर डिवीजन होता है उसको रोकता है ये। ठीक है, तो हमने क्या बात की, नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं हम कि एक नॉर्मल सेल स्टार्टिंग में उसमें POG एक्टिव होगा और TSG इनएक्टिव होगा, लेकिन लास्ट में सेल डिवीजन के POG इनएक्टिव हो जाएगा और TSG जो है वो एक्टिव हो जाएगा, जिससे कि एक नॉर्मल सेल अनकंटिन्यूसली डिवीजन ना करे, इरेगुलर डिवीजन ना करे, लगातार ना करे डिवीजन, उसके लिए ये ऐसा होता है। लेकिन अगर हम ट्यूमर की केस की बात करें तो ट्यूमर केस के अंदर ये जो TSG है ये लास्ट में एक्टिव नहीं होता, ये इनएक्टिव ही रहता है। उसकी वजह से क्या होता है कि ये सेल जो है ना, इसको मालूम नहीं चलता है कि मेरे को अब रुकना है, डिवीजन करना है तो अब मेरे को रुक जाना है, या फिर सेल डिवीजन जो है वो एक पर्टिकुलर सेल साइकिल के थ्रू मेरे को करना है। तो ये ट्यूमर सप्रेसर जीन जब इनएक्टिव ही रहता है तब हम देखते हैं कि एक सेल जो है वो लगातार बहुत सारी कोशिकाएं, बहुत सारी सेल बना करके ग्रुप बना देती है और गांठ बन जाती है, कैंसर बन जाती है। तो कोई भी एक नॉर्मल सेल कैंसरस सेल के अंदर, या जो नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसके अंदर, और वो नियोप्लाज्म बना देती है, तो उसकी वजह क्या है, मेन जो है वो ट्यूमर सप्रेसर जीन उसका मेन कॉज होता है। तो एक तो ये चीज़ दिमाग में रखनी है, इसको शॉर्ट में हम TSG बोलते हैं, और एक याद रखनी है POG, ठीक है, प्रोटो ऑन्कोजिन बोलते हैं इसको। नॉर्मल सेल में क्या होता है और कैंसर सेल की कंडीशन में क्या होता है। तो नॉर्मल सेल की कंडीशन में क्या होगा, ये जो TSG है ये लास्ट में एक्टिव हो जाता है, जिससे कि सेल डिवीजन जो है उसकी जो रेट होती है वो कम हो जाती है, और वो जो सेल होती है वो वापस से डिवीजन नहीं करती जब तक कि प्रोटो ऑन्कोजिन उसको वापस से ना बोले। लेकिन कैंसर की कंडीशन में क्या होगा, ये TSG जो है वो लास्ट में एक्टिव नहीं होता, ये इनएक्टिव ही रहता है। तो उसकी वजह से ट्यूमर जो है, जो सेल होती है, उसको मालूम नहीं चलता है कि उसका डिवीजन जो है वो अब हो गया है, तो वो लगातार डिवीजन करती ही रहती है। ठीक है, उसको सप्रेस करने वाला जीन नहीं है कोई कि डिवीजन को रोक दे। तो ये दिमाग में रखना है। ये तो हो गया, हमको मालूम चल गया कि कॉज क्या है सेल डिवीजन, जो यहाँ पर इरेगुलर सेल डिवीजन होता है उसका कॉज क्या होता है। तो कैंसर इस टाइप से हो जाता है। फिर हमने कल बात कर ली थी कि बिनाइन कैंसर और मेलिग्नेंट कैंसर 2 टाइप के कैंसर होते हैं, और उसके भी जो है वो सब टाइप्स हमने पढ़ लिए थे। हम आज का हमारा टॉपिक क्या है, जो कॉजेज ऑफ कैंसर है उसके बारे में। देखिए, कॉजेज ऑफ कैंसर में क्या है, हम जो भी कैंसर को करेंगे, जो भी फैक्टर, जो भी चीज़ें कैंसर को करती है उसको हम बोलते हैं कार्सिनोजन।
तो कार्सिनोजन का मतलब क्या है, जो कैंसर को करते हो, ऐसे फैक्टर जो कैंसर की जिम्मेदार होते हैं उनको कार्सिनोजन कहते हैं। तो ऐसे जिम्मेदार फैक्टर कौन से हैं? 4 फैक्टर होते हैं। एक होता है केमिकल फैक्टर, सेकंड होता है फिजिकल फैक्टर, थर्ड होता है रेडियो एक्टिव फैक्टर या रेडिएटिव फैक्टर, और फोर्थ होता है बायोलॉजिकल फैक्टर। तो ये 4 फैक्टर हैं, इन चारों फैक्टर को हम कार्सिनोजन कहेंगे। कार्सिनोजन का मतलब क्या होता है? जो कैंसर करेगा उसको हम बोलेंगे कार्सिनोजन, हिंदी में बोलते हैं कैंसरजन, कैंसर को करने वाला। तो ये 4 फैक्टर है। अब देखो, सबसे पहले हमको इसमें क्वेश्चन क्या बनता है, इसके अंदर जो है वो यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा, ऑप्शन में दे दिए जाते हैं और बताया जाता है कि बताओ ये जो है वो केमिकल कार्सिनोजन है, या ये फिजिकल कार्सिनोजन है, रेडिएटिव कार्सिनोजन है, या बायोलॉजिकल कार्सिनोजन है। इस टाइप से क्वेश्चन आता है। तो हमको क्या, एक बार अगर हम इस जो सारी चीज़ें हैं इसको अगर 2-3 बार अगर देख लेंगे तो वो याद हो जाती है। देखो, वैसे नाम से मालूम चल जाएगा, इतना कॉमन सेंस हमारे हो जाता है कि भाई केमिकल कौन सी चीज़ है, फिजिकल कौन सी चीज़ है, बायोलॉजिकल कौन सी चीज़ है, ठीक है। तो देखो, हम एक एक की बात करते हैं। सबसे फर्स्ट जो है वो है एन नाइट्रोसोडिमिथाइल। ये जो केमिकल होता है एन नाइट्रोसोडिमिथाइल, ये टोबैको स्मोक में होता है। जो तंबाकू होती है, जो धूम्रपान हम करते हैं, सिगरेट हम नहीं करते, लोग करते हैं, ऐसे लोग जो भी सामाजिक रूप से जो है वो अपने आप को कुछ अलग बेहतर समझते होंगे, उनकी मानसिकता होगी ऐसी, तो वो करते होंगे। तो जो टोबैको स्मोक करता है, जो जिसमें निकोटीन होता है तंबाकू के अंदर, और जो धुआं होता है, तो उस धुएं के अंदर ये एन नाइट्रोसोडिमिथाइल केमिकल होता है, और ये केमिकल लंग कैंसर को करता है। तो ये क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है, ये पूछा हुआ भी है, ठीक है। जब हम क्वेश्चन की बात करेंगे, जब हम एमसीक्यू देखेंगे, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि एन नाइट्रोसोडिमिथाइल का पर्टिकुलर क्वेश्चन आया हुआ है, और उसमें पूछा है कि ये एन नाइट्रोसोडिमिथाइल जो है वो किस टाइप का कैंसर करता है, लंग कैंसर करेगा या फिर लीवर का कैंसर करेगा, ठीक है ना। इस टाइप से जो है वो ऑप्शन आते हैं। तो हमको बताना है कि एन नाइट्रोसोडिमिथाइल जो है वो लंग कैंसर की वजह होती है, और ये किससे होता है, इस पर भी बना हुआ है क्वेश्चन। तो ये स्मोक की वजह से होता है, जो टोबैको स्मोक होता है उसकी वजह से होता है। तो ये हो जाएगा हमारा एक। दूसरा जो है वो होती है सूट मतलब कालिक, जो चिमनी का धुआं होता है, जो फैक्ट्री के अंदर, जो कल कारखाने होते हैं उसके अंदर जो चिमनी के धुआं होते हैं उसको सूट कहते हैं। उसकी वजह से स्किन कैंसर होता है, और लंग कैंसर भी उसकी वजह से होता है। तो ये हो जाएगा सूट। ये भी क्या है, केमिकल। ये हम जितने भी बात कर रहे हैं ना, इसके अंदर हम केमिकल कार्सिनोजन की बात कर रहे हैं। तो एन नाइट्रोसोडिमिथाइल हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा सूट। अब थर्ड है 3,4 बेंजोपायरिन। ये जो 3,4 बेंजोपायरिन है, ये हमको कोल तार में मिलता है। कहीं कोल तार लिखा हुआ होगा, कहीं गैस तार लिखा हुआ होता है, एक ही बात है। हमको तो केमिकल के बारे में मालूम होना चाहिए। 3,4 बेंजोपायरिन ये क्या करेगा, ये भी स्किन और लंग कैंसर करता है। 3 पढ़ लिए हमने। लंग कैंसर जो टोबैको स्मोक होगा उसकी वजह से होता है, ठीक है। सूट की वजह से लंग कैंसर होगा, स्किन कैंसर होगा, और 3,4 बेंजोपायरिन की वजह से भी स्किन या लंग कैंसर होगा। 3 केमिकल हो गए। फोर्थ केमिकल है एफ्लाटॉक्सिन। ये जो एफ्लाटॉक्सिन होता है, ये मेटाबॉलिक प्रोडक्ट होता है किसी भी फंगस का, जो कवक होता है। तो उस कवक के अंदर जो उपापचयी उत्पाद होता है, जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट होता है, उसका नाम है एफ्लाटॉक्सिन, और वो लीवर का कैंसर करता है, ठीक है। ह्यूमन के अंदर लीवर का कैंसर करेगा। अगर कोई जैसे फंगई खाता है, फंगस जो है वो उसको अगर भोजन के रूप में खाते हैं लोग, बिल्कुल, जो एडिबल फंगई होती है उसको हम खाते भी है। तो उसके अंदर क्या है, एफ्लाटॉक्सिन नाम का एक मेटाबॉलिक प्रोडक्ट बनता है, और उस मेटाबॉलिक प्रोडक्ट से हमको लीवर कैंसर हो जाएगा। फिर देखो, कैडमियम ऑक्साइड एक केमिकल है, उससे मेल के अंदर प्रोस्टेट कैंसर होता है। तो कैडमियम ऑक्साइड याद रखना है, प्रोस्टेट कैंसर। ये इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि हमने बात की थी कि जो अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें तो मेल जो है उसमें प्रोस्टेट कैंसर जो है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो उसकी वजह हो जाएगी कैडमियम ऑक्साइड। फिर देखो, मस्टर्ड गैस जो होती है, उस मस्टर्ड गैस से लंग कैंसर होता है, ये याद रखना है। फिर एस्बेस्टोस, इसकी वजह से भी लंग कैंसर होता है। फिर निकल और क्रोमियम, इसकी वजह से लंग और लैरिंग्स का कैंसर होता है, जो स्वर यंत्र होता है ना, उसका कैंसर होता है निकल और क्रोमियम से। फिर होता है विनाइल क्लोराइड, इस विनाइल क्लोराइड से भी लीवर का कैंसर हो जाएगा। फिर होता है डाई इथाइल स्टिलबेस्ट्रोल। ये जो डाई इथाइल स्टिलबेस्ट्रोल है, इससे फीमेल की वेजाइना में कैंसर होता है। फिर उसके बाद में आ जाता है बेंजीन से ब्लड कैंसर होता है, बोन कैंसर होता है, बोन मैरो का कैंसर हो जाता है। फिर अगला है आपके आर्सेनिक जो केमिकल है, उससे लीवर का कैंसर हो जाएगा, लंग का कैंसर हो जाता है, और स्किन का कैंसर हो जाता है।
तो ये सारे केमिकल है जो मेजर केमिकल जिससे जो जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं वो कौन से है। एक तो मैंने यहाँ स्टार लगा दिया है, ये एन नाइट्रोसोडियम मिथाइल के बारे में पूछते हैं, ठीक है। एक जो है यहाँ पर ये जो वेजाइनल इन्फेक्शन होता है, कैंसर होता है, डाई इथाइल स्टील बेस्ट्रोल, इसको पूछते हैं। और एक जो है वो यहाँ पर इसको पूछते हैं कैडमियम ऑक्साइड को, जो कि प्रोस्टेट कैंसर होता है, ठीक है। बाकी एक बार पढ़ लो आप, तो एक दो बार पढ़ेंगे तो हम उसको मिला सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर। अब ये सारी की सारी बातें किसकी थी, केमिकल की। अब हम बात करेंगे यहाँ पर फिजिकल की। जो फिजिकल कार्सिनोजेंस होते हैं, भौतिक कारक जो होते हैं, वो क्या है देखो। एक अगर किसी ह्यूमन के अंदर जैक टीथ होते हैं, जैक टीथ का मतलब क्या होता है कि अगर किसी के दांत जो है वो पॉइंटेड है, बहुत ज़्यादा शार्प है, नुकीले है, धारदार तीखे है, ऐसे दांत जो होते हैं वो टंग का कैंसर करते हैं, जीभ का कैंसर कर देते हैं। तो ये एक तो फिजिकल में याद रखना है। एक दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ देखो, कश्मीर के अंदर क्या है कि जब कश्मीर कभी घूमने जाओ तो वहाँ पर आपको जहाँ पर भी आप रुकोगे भाई, इतनी सर्दी में अगर चले जाते हो तो सर्दी के अंदर अंगीठी होती है, हर घर के अंदर अंगीठी लगा के रखते हैं। तो उससे क्या है कि वो पूरा घर जो है वो थोड़ा सा गर्म रहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा माइनस में टेम्परेचर होगा। तो अब वहाँ पर जो अंगीठी लगाएंगे तो सिंपल सी बात है, अंगीठी के अंदर हम कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो यहाँ पर निकालेंगे, उसमें हम कोयला लगाएंगे तो जो गैस निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी, है ना, बहुत सारी जो हार्मफुल गैस होती है वो निकलती है। तो स्टोव से निकलती है, वो अंगीठी से निकलेगी किसी से। तो अंगीठी से कश्मीर के अंदर एक स्पेसिफिक टाइप का कैंसर देखा गया है, उसको बोलते हैं कांगरी कैंसर। ये एक इम्पोर्टेंट है, पूछा भी जाता है, पूछते भी है। कांगरी कैंसर जो है वो कहाँ होता है, तो कश्मीर में होता है। किससे होता है, तो अंगीठी के धुएं से होता है, जो स्मोक होता है स्टोव का, उससे होता है। ये दोनों ही चीजें क्या है, फिजिकल कार्सिनोजन में हम पढ़ते हैं, या फिजिकल फैक्टर जो है उसमें पढ़ते हैं। कैंसर के फिजिकल फैक्टर कौन से है, दो दिमाग में रखना है, इससे ज़्यादा हमको दिमाग में बात रखनी नहीं है, क्योंकि बस यही है कोर्स के अंदर। फिर देखो जो फोर्थ है वो है रेडिएटिव, या रेडिएशन जो होता है उसकी वजह से कैंसर कैसे होता है। तो ये प्रश्न पूछा हुआ है, आयोनाइजिंग रेडिएशन से कौन सी रे निकलती है। तो आयोनाइजिंग जो रेडिएशन होती है उससे एक्सरे और गामा रे निकलेगी, ठीक है। और नॉन आयोनाइजिंग जो रेडिएशन होता है उससे यूवी रे निकलती है। तो एक तो ये ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आयोनाइजिंग रेडिएशन इसमें से कौन सी है, एक्सरे है, यूवी रे है, तो बता देना है एक्सरे होती है आयोनाइजिंग। और नॉन आयोनाइजिंग कौन सी होती है, तो यूवी रे होती है। फिर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एक्सरे, यूवी रे, गामा रे से किस टाइप का कैंसर होता है, तो हमको बोलना है ये रेडिएटिव टाइप का रेडिएटिव कार्सिनोजन होते हैं। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछेंगे, ये किस टाइप के कार्सिनोजन है, तो रेडिएटिव कार्सिनोजन होते हैं, ठीक है। अब इससे होगा क्या, इससे ब्लड कैंसर की संभावना ज़्यादा होती है, ठीक है ना। ल्यूकेमिया जो होता है उसकी संभावना ज़्यादा हो जाती है। दूसरी चीज़ ये करते क्या है, ये जो सेल के अंदर जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है, जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन होता है, जो कंपोजिशन होता है, उसको खराब कर देते हैं, ठीक है। उसको उसमें इरिटेबिलिटी लाएंगे, संवेदनशीलता लाएंगे, उसकी वजह से उसका जो जेनेटिक कंपोजिशन है वो खराब हो जाएगा, डीएनए का जेनेटिक कंपोजिशन खराब हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉर्मल सेल जो होती है वो कार्सिनोजन या फिर कैंसरस सेल के अंदर चेंज हो जाती है। तो ये यहाँ पर इसके मेन कॉज है, एक्सरे, गामा रे और यूवी रे। कौन कौन सी रेडिएशन होती है, तो आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है। और इन रेडिएशन से किस टाइप का कैंसर ज़्यादा होने की प्रोबेबिलिटी है, तो ल्यूकेमिया जो कैंसर होता है, जो ब्लड कैंसर होता है, उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। यहाँ लिखा भी है मैंने, इन जापान ल्यूकेमिया इंक्रीज 5 टाइम मोर ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर। देखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर जापान के हिरोशिमा के ऊपर वो न्यूक्लियर हमला कर दिया था अमेरिका ने ना, पर्ल हार्बर, अगर वो मूवी देखी हो तो उसके अंदर यही होता है कि पहले जापान वाले जो है वो उसके पर्ल हार्बर के ऊपर आक्रमण कर देते हैं, तो उसका जो बंदरगाह होता है अमेरिका का वो तबाह कर देते हैं। तो बदले के अंदर ये अमेरिका वाले जो होते हैं वो सबक सिखाने के लिए हिरोशिमा नागासाकी पर न्यूक्लियर जो है वो बम उसको गिरा देते हैं, तो उससे उनकी ऐसी की तैसी हो जाती है बेचारों की, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि वो जो चीज़ वहाँ पर रेडिएशन, उसके बाद न्यूक्लियर जो बम गिराए थे उसके बाद में जो रेडिएशन हुआ था, उस रेडिएशन से ब्लड कैंसर की संभावना कितना गुना बढ़ गई है, 5 गुना बढ़ गई है। हमको तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। हिस्ट्री पढ़ेंगे तब हिस्ट्री में बात कर लेंगे, अभी बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी में दिमाग में रखना है कि 5 टाइम मोर जो है वो ल्यूकेमिया इंक्रीज हो गया था जापान के अंदर, और वो रेडिएटिव कार्सिनोजन की वजह से हुआ था। अब हम बात करते हैं ऑन्कोजीन की। देखो ऑन्कोजीन क्या होते हैं, कुछ जीन होते हैं
है ना। जैसे ये सारे फैक्टर तो थे ही, केमिकल है, फिजिकल है, रेडिएटिव है, लेकिन कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर भी होते हैं जो कार्सिनोजन की फॉर्म में काम करते हैं, जो किसी सेल में जो किसी सेल को कैंसर में चेंज कर सकते हैं, ट्यूमर में चेंज कर सकते हैं। तो उसके पास में जो जीन होगा उसको बोलेंगे ऑन्कोजिन। अब हमको दो चीज पढ़नी है, एक फर्स्ट पढ़ेंगे हम ऑन्कोजेनिक वायरस, कोई वायरस है उसके पास में जीन है, उसको बोलेंगे हम वायरल ऑन्कोजिन। और ये वायरल ऑन्कोजिन क्या करेगा, नॉर्मल सी चीज है, किसी भी जो सेल होती है उसके अंदर वो अपना जीन जब ट्रांसफर करेगा तो उसमें चेंजेस लाएगा और कैंसर कर देगा। तो वो जो कैंसर करेगा उसको हम बोलेंगे ऑन्कोजेनिक वायरस, और जो जीन होता है उसको बोलेंगे हम वायरल ऑन्कोजिन। बस इतनी सी दिमाग रखनी है बात, ठीक है। सेकेंड चीज ऑन्कोजिन में क्या रखना है कि हमारी नॉर्मल सेल के अंदर सेल्यूलर ऑन्कोजिन्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम CONC इस टाइप से भी लिखा हुआ आता है कहीं पे। तो सेल्यूलर ऑन्कोजिन होता है, इसी सेल्यूलर ऑन्कोजिन को हमने ऊपर भी बात की थी, प्रोटो ऑन्कोजिन, ये वाली चीज, ठीक है ना, ये प्रोटो ऑन्कोजिन। तो ये किसी भी नॉर्मल सेल में होती है, लेकिन क्या होता है कि ये जब तक काम करेगा तब तक तो ठीक है, अगर सोचो ये काम नहीं करता तो काम नहीं करेगा, तो ऐसी कंडीशन के अंदर यहाँ पर क्या हो जाएगा कि कोई भी नॉर्मल सेल होती है वो किस में चेंज हो जाएगी, कैंसरस सेल के अंदर चेंज हो जाएगी। तो हमने पढ़ा था कि POG और TSG जो है इन दोनों का काम करना जरूरी है, ठीक है। ये काम नहीं करेंगे तो क्या होगा, सेल जो होती है वो यहाँ पर किस में चेंज हो जाएगी, कैंसर के अंदर गांठ में, ग्रुप में बदल जाएगी, एक सेल से बहुत सारी सेल जो है वो बन जाएगी। तो यहाँ पर एक नॉर्मल सेल कैसे कैंसरस सेल में बन जाती है, तो उसके लिए बायोलॉजिकल फैक्टर याद रखना है ऑन्कोजिन, ठीक है। तो हमने अभी क्या बात की, हमने इन 4 फैक्टर के बारे में बात की है, केमिकल की, फिजिकल की, रेडिएटिव की और बायोलॉजिकल की। ये चारों फैक्टर जो है जो कैंसर करते हैं, और कैंसर करने वाले को ही हम क्या बोलेंगे, कार्सिनोजन कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आज का जो टॉपिक है, कॉजेज ऑफ कैंसर। इसके बारे में हम बात करेंगे कि जो कैंसर होता है उसका डायग्नोसिस प्रोसेस क्या होता है ना, उसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, हम क्या इलाज करें कि भाई कैंसर ना हो, तो उसके बारे में हम अगले वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो इसको आप 2-3 बार देख लीजिए, 2-3 बार पढ़ लीजिए, इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, ठीक है ना, क्योंकि फैक्ट है और फैक्ट याद करने जरूरी होते हैं, ठीक है। डिटेक्शन और डायग्नोसिस की, कि अगर कैंसर हो गया तो उसको पता कैसे लगाएंगे कि इसमें यहाँ पर कैंसर हुआ है, इस सेल में कैंसर हुआ है, या इस टिश्यू में कैंसर हुआ है, या इस ऑर्गन में कैंसर है, उसका पता लगाना, इन्वेस्टिगेशन करना और फिर उसका निदान करना, डायग्नोस करना उसको, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो तो है ब्लड टेस्ट। देखो किसी को भी कैंसर होगा तो सबसे पहले हम उसका ब्लड टेस्ट करवाएंगे। ब्लड टेस्ट के अंदर ये हो जाएगा फर्स्ट पॉइंट, ब्लड टेस्ट। देखो ब्लड टेस्ट के अंदर क्या है, ब्लड टेस्ट में ब्लड कैंसर के बारे में मालूम चलता है, मतलब जो ल्यूकेमिया होता है, जो ब्लड कैंसर होता है, उसके अंदर हम देखेंगे कि उस पर्टिकुलर जो लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू है, उस ब्लड के अंदर जो सेल काउंट है उसको हम काउंट करेंगे कि वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। सेल काउंट करेंगे तब हमको मालूम चलेगा कि उस सेल में से एक केमिकल रिलीज हो रहा है, उसको बोलते हैं हम ट्यूमर मार्कर। और उस ट्यूमर मार्कर से पता लगाते हैं कि किसी के अंदर ब्लड कैंसर है या ल्यूकेमिया के सिम्टम्स आ रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो हम क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ब्लड टेस्ट करेंगे। देख लीजिए ब्लड टेस्ट में क्या है, ब्लड टेस्ट के अंदर हम सेल काउंट देखते हैं किसी सेल का, और जिसमें भी कैंसर होता है वो सेल एक केमिकल को प्रोड्यूस करती है, उस केमिकल को हम बोलते हैं ट्यूमर मार्कर, है ना। जैसे हम बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं सेलेक्टिव मार्कर, वैसे ही यहाँ पर भी ट्यूमर मार्कर होता है। और इसका काम क्या होगा, इसका काम होता है कि ये हमको इंडिकेट करता है कि यहाँ पर इस सेल में कैंसर हो गया है। तो वो केमिकल जो किसी भी कैंसरस सेल से रिलीज हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, उसको हम ट्यूमर मार्कर बोलते हैं। यहाँ एग्जांपल लिखा है कि जैसे किसी में लिवर कैंसर हो गया, तो लिवर कैंसर के अंदर उसमें अल्फा फीटोप्रोटीन नाम का एक ट्यूमर मार्कर प्रोड्यूस होता है। मतलब अगर ये अल्फा फीटोप्रोटीन कहीं से रिलीज हो रहा है तो उसको क्या है, लिवर कैंसर है। तो इस टाइप से हम ट्यूमर मार्कर से पता लगा लेते हैं कि किसके अंदर कैंसर है या नहीं है। तो वो हो जाएगा ब्लड टेस्ट, ठीक है। तो ब्लड टेस्ट हम ऐसे करेंगे। सेकंड जो होता है वो होता है बायोप्सी। बायोप्सी का मतलब क्या होता है, देखो हम कोई टिश्यू होता है, टिश्यू कैंसर है क्या, कैंसर एक गांठ होती है, तो कैंसर के अंदर वो जो ट्यूमर है, वो जो नियोप्लाज्म है, उसका हम एक थिन सेक्शन लेते हैं और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर हम देखेंगे। तो जो हमने थिन सेक्शन लिया है, उस थिन सेक्शन को लेने का प्रोसेस और फिर उसको ऑब्जर्वेशन के लिए रखने का प्रोसेस, उसको हम बोलते हैं बायोप्सी, ठीक है। इसमें हम टिश्यू एग्जामिनेशन करेंगे। क्या करेंगे, हम जो ऊतक होता है उसका परीक्षण करते हैं, टिश्यू का एग्जामिनेशन करते हैं, और एग्जामिनेशन के बाद में हमको क्या मिलता है, ठीक है। बायोप्सी के बाद में हमको कैसे मालूम चलेगा कि इस सेल में कैंसर है या इस टिश्यू में कैंसर है, तो उसके लिए हमको मालूम चलना, देखो उसके लिए कुछ चीज़ें देखी हुई है।
पहली चीज़ लिखी हुई है कि जो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स होता है, ठीक है ना, जो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स होता है वो जैसे जो साइटोप्लाज्म है और जो न्यूक्लियर का वॉल्यूम है सेल के अंदर, न्यूक्लियस का वॉल्यूम है, उस दोनों में जो चेंजेस आ रहे हैं, तो यहाँ पर कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स जो है वो यहाँ पर बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर किसी बायोप्सी में हमें किसी सेल का कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, तो इंक्रीज होगा तो इसका मतलब उसमें क्या है, कैंसर हो सकता है। दूसरा सिम्टम्स क्या है, देखो उसका जो न्यूक्लियस होगा उस सेल का, है ना, वो बड़ा होगा, बिग होगा और इरेगुलर होगा, अनियमित होगा वो, ठीक है। एक तो उसका शेप जो है वो बड़ा होगा और इरेगुलर होता है, तो ये हो जाएगा उसका सेकंड सिम्टम्स कि किसी सेल के अंदर कैंसर है, तो ये न्यूक्लियस का जो साइज है वो बिग होगा और इरेगुलर होगा। थर्ड जो चीज़ होती है, जो तीसरा सिम्टम्स है, वो है कि उसमें क्रोमेटिन फाइबर जो होते हैं और जो न्यूक्लियोलस होता है, जो क्रोमेटिन फाइबर और जो केंद्रिका होती है, न्यूक्लियोलस होता है, उसकी साइज बढ़ जाती है। तो 3 सिम्टम्स पढ़ लिए हमने, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स बढ़ गया, न्यूक्लियस की साइज बढ़ गई, न्यूक्लियस इरेगुलर हो गया है, क्रोमेटिन फाइबर जो है उसकी साइज बढ़ गई है, न्यूक्लियोलस की साइज बढ़ गई है। अब फोर्थ सिम्टम्स क्या होता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उस सेल के अंदर और जो राइबोसोम्स होते हैं, वो मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी होती है उसके अंदर, उसकी वजह से उनके नंबर इंक्रीज हो जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया भी बढ़ जाएंगे, राइबोसोम जो होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मेटाबॉलिक चेंजेस आ रहे हैं उस सेल के अंदर। और किस लिए आ रहे हैं? क्योंकि वो सेल जो है वो अब नॉर्मल सेल ना होकर के कैंसरस सेल बन गई है, कैंसर वाली सेल बन गई है। तो देखो बायोप्सी हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कैंसर को डिटेक्ट कैसे करेंगे हम, है ना, इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे। तो पहला हमने ब्लड टेस्ट पढ़ लिया था, जिसमें हमने ये चीज पढ़ी थी, ट्यूमर मार्कर जो होता है वो केमिकल होता है और वो केमिकल बताएगा कि इस सेल के अंदर कैंसर हो गया है। सेकेंड चीज, बायोप्सी के अंदर कैसे मालूम चलेगा, तो बायोप्सी हम करेंगे तो इसका मतलब हम किसी का टिश्यू का एग्जामिनेशन कर रहे हैं, तो उसमें हमको कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स इंक्रीज होता हुआ दिखेगा, उसमें न्यूक्लियस हमको बड़ा दिखेगा, इरेगुलर दिखेगा, क्रोमेटिन फाइबर जो है वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, न्यूक्लियस जो होता है उसकी साइज इंक्रीज हो जाएगी, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम के नंबर जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। ये सब चीजें हो रही है, इसका मतलब वो कैंसर से प्रभावित है, उस पर कैंसर जो है वो यहाँ पर प्रभावी हो गया है। थर्ड जो चीज होती है उसको हम बोलते हैं FNAC। ये FNAC क्या होता है, देखो, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। इसमें क्या होता है कि हम किसी एक नीडल को लेंगे और जो जहाँ ट्यूमर हो रहा है, जहाँ न्यूप्लाज्म बन गया है, उसमें इंजेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हम ब्रेस्ट कैंसर जो होता है उसमें हम यूज़ करते हैं ये वाली टेक्निक डिटेक्ट करने के लिए कि इसके अंदर ब्रेस्ट कैंसर है कि नहीं। तो उसके लिए हम FNAC जो है टेक्निक उसको इस्तेमाल करेंगे, हम नीडल को इंजेक्ट करते हैं। फोर्थ जो टेक्निक होती है उसको बोलते हैं हम हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी। हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी और बायोप्सी है ना, दोनों एक ही चीज होती है। यहाँ पर भी हम एग्जामिनेशन नहीं कर रहे हैं, हिस्टोलॉजी का एग्जामिनेशन कर रहे हैं, उसकी औतिकी पढ़ रहे हैं। हिंदी में हम हिस्टोलॉजी को क्या बोलते हैं, औतिकी बोलते हैं। तो हम टिश्यू जो है उसको एग्जामिनेशन करेंगे, ब्लड का एग्जामिनेशन करेंगे, बोन मेरो जो होता है उसका एग्जामिनेशन करेंगे, उन सभी का टेस्ट करेंगे और माइक्रोस्कोपी के अंदर हम उसको ऑब्जर्व करेंगे। ये सारी चीज़ें जो है वो कहलाती है हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी। तो कैंसर को डिटेक्ट करने की कौन कौन सी चीज़ें हैं, एक हो जाएगा ब्लड टेस्ट, एक हो जाएगी बायोप्सी, FNAC और हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी। फिफ्थ है रेडियोग्राफी। देखो रेडियोग्राफी क्या होती है, जिसमें हम एक्सरे का यूज़ करते हैं, है ना, हम टोमोग्राफी का यूज़, कंप्यूटेड टोमोग्राफी का यूज़ करते हैं, मतलब CT स्कैन का यूज़ करते हैं, हम मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मतलब MRI का यूज़ करते हैं। तो डिटेक्ट करने के लिए कि किसी में कैंसर है कि नहीं है, तो उसके लिए हमने एक्सरे का यूज़ किया, हमने CT स्कैन का यूज़ किया और हम MRI का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इससे हम रेडियोग्राफी से हम पता लगा सकते हैं कि कौन से टिश्यू में, कौन से ऑर्गन के अंदर किस टाइप का कहाँ पर कैंसर कहाँ पर है, ठीक है। तो वो चीज़ हमें मालूम चल जाएगी। तो ये दिमाग में रखना है रेडियोग्राफी का। एक क्वेश्चन इस पे आता है, जो MRI होती है ना, MRI जो होती है वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वहाँ बनाएगी और उससे नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन जो है वो यहाँ पर उत्पन्न होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में हमने UV रेज जो है उसको पढ़ा था, और आयोनाइजिंग रेडिएशन के अंदर हम एक्सरे और गामा रेज पढ़ते हैं। तो मैग्नेटिक जो रेजोनेंस इमेजिंग है, MRI जो होती है, उसमें नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन जो है वो यहाँ पर निकलेगी। ये दिमाग में रखना है। ये रेडियोग्राफी में हम पता लगाते हैं कि कौन से सेल में कैंसर है। फिर जो छठा फैक्टर होता है, जो छठी जो डिटेक्शन प्रोसेस होती है, उसमें हम एंटीबॉडीज़ का यूज़ करते हैं, ठीक है। एंटीबॉडीज़ जो होती है, एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंस आर ऑल्सो यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ कैंसर सेल्स। एंटीबॉडी जो होती है उसके खिलाफ में कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन जो है
वो आएंगे तो उसको कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन जो आते हैं, बाहर से कोई भी फॉरेन पार्टिकल आएगा ना हमारे बॉडी में, उसको हम एंटीजन बोलते हैं। उस एंटीजन से लड़ने के लिए, उससे फाइट करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए हमारे बॉडी में एंटीबॉडी होती है। तो एंटीबॉडी जब निकलेगी हमारी सेल से, हमारी बॉडी से, हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो उसको प्रोड्यूस करेगा किसी से लड़ने के लिए, एंटीजन से लड़ने के लिए। तो उससे भी हम पता लगा सकते हैं कि किसी में कैंसर हुआ है। फोर्थ जो चीज़ होती है उस फिफ्थ सिक्स सेवन जो है यहाँ पर, उसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक। बाकी जितनी भी टेक्निक जैसे हम यूज़ करेंगे ना, उसको हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक जो है उसमें हम डाल देंगे। तो देखो हमको क्या याद रखना है कैंसर डिटेक्शन के अंदर, ये जो 5 6 7 चीज़ें हैं, इनको ब्लड टेस्ट को, बायोप्सी को, एफएनएसी को, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी को, रेडियोग्राफी को, एंटीबॉडीज़ को और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक को, इससे हम किसी भी टिश्यू के अंदर, किसी ऑर्गन के अंदर कैंसर है कि नहीं उसका पता हम लगा सकते हैं। तो इससे तो पता लगा दिया, अब हमको ठीक करना है, हमको डायग्नोस करना है, हमको निदान करना है कैंसर का। तो कैसे करेंगे? तो देखिए इसके लिए यहाँ पर वापस से चीज़ है कि एक तो हम करेंगे सर्जरी, ठीक है ना। ये ऊपर वाला जो है ना, ये डिटेक्शन वाला है और नीचे वाला डायग्नोस वाला है। तो अब हम निदान कर रहे हैं, पता तो चल गया कि कैंसर है उसको, अब ठीक कैसे करेंगे? तो सबसे पहले सर्जरी करो भाई। जहाँ पर जैसे बिनाइन कैंसर होता है जो हमने पढ़ा था, उसमें तो क्या हो गया कि वो जहाँ बनेगी है ना, वहीं पर ग्रोथ करता है कैंसर। और उसके बाद में फिर हमको जब मालूम चल जाता है कि यहाँ इस स्पेसिफिक रीजन पे कैंसर वाली सेल बन गई है, तो हम सर्जरी से उसको सेपरेट करके उसका सेक्शन हटा देंगे, उसको पूरा अलग कर देंगे, तो वहाँ पर कैंसर होगा नहीं। तो ये सर्जरी से हम एक तो कर सकते हैं कैंसर का डायग्नोस। फिर सेकेंड नंबर है रेडिएशन थेरेपी। जो रेडिएशन थेरेपी होती है उसमें हम कोबाल्ट 60 का यूज़ करते हैं या फिर एक्सरे का यूज़ करते हैं, और एक्सरे को एक्सपोज करेंगे उस रीजन पर जहाँ पर कैंसर की सेल ग्रोथ कर रही है। तो उससे क्या होगा, उसका डीएनए खत्म हो जाएगा, सेल खत्म हो जाएगी, तो उससे वो सेल जो है वो ज़्यादा अनकंटिन्यूस डिवीजन उसमें होगा नहीं, ठीक है ना, इरेगुलर डिवीजन सॉरी उसमें होगा नहीं। तो ये चीज़ हम एक्सरे से या फिर कोबाल्ट 60 का यूज़ करके रेडिएशन थेरेपी का यूज़ करेंगे और कैंसर जो है उसको डायग्नोस कर देंगे, उसका निदान कर देंगे। फिर देखो दूसरा है इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी में क्या होता है, हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो होती है उसका यूज़ करेंगे, या फिर हम जो है वो कैंसर के वैक्सीन बना रहे हैं। कैंसर के पास में देखो कैंसर है क्या, कैंसर एक ग्रुप होती है सेल की, तो उसके पास में कैपेसिटी है कि वो बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर जो होते हैं हमारी बॉडी में उसको प्रोड्यूस करती है, और वो हमारे लिए यूज़फुल है। तो उसका वैक्सीन अभी बना रहे हैं साइंटिस्ट, और काफ़ी जल्दी वो कैंसर का वैक्सीन आ भी जाएगा, ऐसा हम आशा करते हैं। तो कैंसर वैक्सीन जो है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो है उसका हम यूज़ करेंगे इम्यूनोथेरेपी के अंदर। और बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स जो मॉडिफायर होते हैं जैसे अल्फा इंटरफेरॉन्स, उसका यूज़ करेंगे। अल्फा इंटरफेरॉन्स हम बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं। जैसे कोई वायरस आता है किसी सेल के अंदर, तो सेल जो होती है ना वो अपने अंदर एक स्पेसिफिक उसके पास में एक नेचुरल प्रोसेस है कि वो अपने में से केमिकल रिलीज करेगी। वो केमिकल इन्फॉर्मेशन देंगे पास वाली सेल को कि भाई मैं तो कुर्बान हो गई इस वायरस से, लेकिन तू मत होना। तो उसको इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है, वही कुर्बान होने वाली सेल है ना, वो मरने वाली जो सेल होती है वो अपने में इंटरफेरॉन बनाएगी और पास वाली सेल को मैसेज देगी कि भैया तू जो है वो इससे बच जाना इस वायरस से। तो वो चीज़ होती है अल्फा इंटरफेरॉन। इसका भी हम यूज़ करते हैं। जैसे एक सेल में कैंसर हो गया तो पास वाली सेल जो होती है वो अपने आप को जो है वो रोक सके, अपने अंदर जो है वो ऐसी एबिलिटी डेवलप कर सके कि उसमें कैंसर ना हो, तो इसलिए हम अल्फा इंटरफेरॉन का यूज़ करते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो होती है ना, इन सभी चीज़ों को, इन सभी टेक्निक को हम साथ में यूज़ करते हैं। साथ में यूज़ करेंगे तो हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन थेरेपी। तो वास्तव में अगर हमको डायग्नोस करना है कैंसर का तो हम कॉम्बिनेशन थेरेपी का यूज़ करते हैं। हम उसमें सर्जरी भी करेंगे, हम रेडिएशन का भी यूज़ करेंगे, और हम एंटी कैंसर मेडिसिन भी उस मरीज को देंगे। अब एंटी कैंसर मेडिसिन के अंदर 2-3 ही हमारे सिलेबस में नाम लिखे हुए हैं। जैसे एक होता है साइक्लोफॉस्फेमाइड। साइक्लोफॉस्फेमाइड क्या करता है ना, डीएनए जो होता है उसको रोक देता है। डीएनए के निर्माण की प्रोसेस जो होती है, प्रक्रिया जो होती है, उसको स्टॉप कर देता है। और डीएनए कैसे बनेगा, डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन से बनता है। तो डीएनए की जो पुनरावृत्ति होती है, जो रेप्लिकेशन होता है, उसको स्टॉप कर देगा कौन, साइक्लोफॉस्फेमाइड। तो इसका हम यूज़ करेंगे, मरीज को देंगे साइक्लोफॉस्फेमाइड। उससे वो जो है वो डीएनए रेप्लिकेशन होगा नहीं, सेल जो है वो यहाँ पर आगे ग्रोथ करेगी नहीं। दूसरी चीज़ होती है विनक्रिस्टिन। विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन। विनब्लास्टिन का भी यूज़ करेंगे। ये क्या होता है विनब्लास्टिन, देखो ये जो सदाबहार होता है खरपतवार, जैसे वीड जो होता है कैंथेरेंथस रोजिया, तो ये जो कैंथेरेंथस रोजिया जो है वीड, ये जो खरपतवार है, इसका यूज़ करेंगे। इसमें से विनब्लास्टिन और विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन जो है वो खासकर विनब्लास्टिन जो है वो यहाँ पर निकलेगा। और ये करेंगे किसी भी सेल को, जो उसकी सेल साइकिल होती है उसको स्टॉप कर देंगे। भाई सेल साइकिल अगर स्टॉप हो जाएगी तो सेल डिवीजन होगी नहीं, और सेल डिवीजन अगर नहीं होगी तो
कैंसर नहीं होगा। कैंसर है ही क्या वास्तव में? कैंसर जो है वो तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इरेगुलर सेल डिवीजन हो रहा है, ग्रुप बन जाएगी। तो अगर हमने सेल डिवीजन को कंट्रोल कर लिया, हमने सेल साइकिल को स्टॉप कर लिया, सेल डिवीजन होगा नहीं, सेल जो है वो यहाँ पे ग्रुप में कन्वर्ट होगी नहीं, ट्यूमर बनेगा नहीं, गांठ बनेगी नहीं, तो कैंसर होगा नहीं। तो ये हम मेडिसिन भी यूज़ करते हैं, हम रेडिएशन भी यूज़ करते हैं, हम सर्जरी भी यूज़ करते हैं, और इन सभी को साथ में यूज़ करते हैं। इसलिए हम बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन थेरेपी का यूज़ करेंगे डायग्नोस करने के लिए। तो ये कैंसर है, कैंसर में इसके अलावा कुछ नहीं पूछते। और ज़्यादातर जो है वो यहाँ पर पसंदीदा, अगर हम ह्यूमन हेल्थ की बात करें चैप्टर की, तो उसके अंदर कैंसर हो गया, एड्स हो गया, मलेरिया हो गया ना, ये तो मतलब फेवरेट डिजीज़ है एग्जामिनर की, और ये हमेशा किसी ना किसी फॉर्म में पूछ ही लेता है। तो इसलिए इसको जो है वो हमें थोड़ा सा डिटेल में जाना है, और इसको आप 2-3 बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, कोई ऐसी अलग सी कहानी नहीं है कि याद होने में कठिनाई हो। तो आराम से आप इसको 2-3 बार पढ़ो, ठीक है, याद हो जाएगा।